नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपद्रव्यी अर्धचालक, N प्रकार के अर्धचालक। विद्यार्थियों, हम इस चैप्टर में अर्धचालकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने देख लिया कि अर्धचालक होते क्या हैं। उसके पश्चात हमने देखा अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक तथा अपद्रव्यी अर्धचालक। नेज अर्धचालक का हमने लास्ट वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम अपद्रव्यी अर्धचालक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि अर्धचालक होते क्या हैं। अर्धचालक किसे कहेंगे? तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक हो अर्धचालक कहलाते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का जो गैप है वो चालकों से अधिक हो और कुचालकों से कम होता हो अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर? अर्धचालक विद्यार्थियों दो प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमने पढ़ लिया है नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक लास्ट वीडियो में हमने देख लिया, एक बार समझ लीजिए। यहां पर भी नेज अर्धचालक का मतलब क्या है? शुद्ध अर्धचालक, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं से यदि कोई मैटर है और उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तो उस अर्धचालक को हम शुद्ध अर्धचालक कहेंगे। तो ऐसा अर्धचालक जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है शुद्ध अर्धचालक कहलाता है, नेज अर्धचालक कहलाता है। क्लियर? अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, अपद्रव्यी अर्धचालक। अपद्रव्यी अर्धचालक, देखिए अपद्रव्यी अर्धचालक का दूसरा नाम है अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक, तो देखिए समझेंगे। अशुद्ध का मतलब हो गया शुद्ध के अंदर कुछ न कुछ आपने मिला दिया है, अर्थात ऐसा अर्धचालक जिसमें एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिली हो, या नेज अर्धचालक में एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक को हम अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो देखिए अपद्रव्यी अर्धचालक की डेफिनेशन क्या है? ऐसा अर्धचालक जो नेज अर्धचालक में एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता हो अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए जो नेज अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है, उनकी प्रतिरोधकता काफी ज्यादा होती है। यदि उनमें एक विशेष प्रकार की अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला दें तो उनकी चालकता कई हजार गुना बढ़ जाती है। तो अल्प अशुद्धि मिलाने पर, एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर उनकी चालकता कई गुना बढ़ाई जा सकती है। इसलिए अशुद्धि मिलाकर एक बेहतर चालकता वाला हम पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं, बेहतर चालकता वाला अर्धचालक हम प्राप्त कर लेते हैं। अपद्रव्यी अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक नेज अर्धचालक में विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है। क्लियर? तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं अपद्रव्यी अर्धचालक की डेफिनेशन होती क्या है कि ऐसा अर्धचालक जो नेज अर्धचालक में एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर
अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त हो अपद्रवी अर्धचालक कहलाता है। अपद्रवी अर्धचालक कहलाता है। क्लियर। अब देखिए कि ये जो अपद्रवी अर्धचालक है, इसमें नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है। ऐसा करने से चालकता कई हजार गुना बढ़ जाती है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 10 की घात 9 भाग जर्मेनियम में एक भाग यदि हम अशुद्धि का मिला दें तो उसकी चालकता 1000 गुना बढ़ जाती है। तो बहुत ही कम मात्रा में हम अशुद्धि मिला रहे हैं और चालकता कई हजार गुना बढ़ जाती है। तो 10 की घात 9 भाग जर्मेनियम में एक भाग अशुद्धि मिलाने पर जो चालकता है वो कई हजार गुना बढ़ जाती है। अशुद्धि मिलाने पर चालकता 1000 गुना बढ़ जाती है। चालकता 1000 गुना बढ़ जाती है। क्लियर। देखिए हम आपको बता दें कि जो अशुद्धि है उसको हम एक दूसरे नाम से भी कहेंगे अपमिश्रक। अपमिश्रक, अपमिश्रक का मतलब है अशुद्धि। जो शुद्ध या नेज अर्धचालक है उसमें कुछ बाह्य पदार्थ मिलाएंगे जिनको हम अशुद्धि कहेंगे और अशुद्धि का दूसरा नाम है अपमिश्रक। अब देखिए अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम अपमिश्रण कहेंगे। अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? अपमिश्रण। इसका दूसरा नाम है डोपिंग। डोपिंग करना मतलब अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया। अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है, अपमिश्रण कहलाती है। क्लियर। अब विद्यार्थियों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर अपद्रवी अर्धचालकों के प्रकार की। तो जो अपद्रवी अर्धचालक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए अपद्रवी अर्धचालकों के प्रकार, अपद्रवी अर्धचालकों के प्रकार। तो अपद्रवी जो अर्धचालक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। पहला जो प्रकार है वो है एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक, और वो आज के इस वीडियो में हम इन एन प्रकार के अर्धचालकों के बारे में आपको समझाने वाले भी हैं। दूसरा जो है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। तो अपद्रवी अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। आज के इस वीडियो में हम एन टाइप के अर्धचालक देखने वाले हैं। तो देखिए एन प्रकार के अर्धचालक हम किसे कहेंगे? एन प्रकार के अर्धचालक। एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए ऐसे अपद्रवी अर्धचालक जिनमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती हो, कि अशुद्धि भी इस प्रकार की होती है जिसकी संयोजकता 5 होनी चाहिए, कि 5 संयोजकता वाली पंच संयोजी अशुद्धि यदि मिली हुई होती है तो उन अर्धचालकों को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। क्लियर। तो ऐसा अपद्रवी अर्धचालक जिनमें पंच संयोजी अशुद्धि मिली हुई होती है एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। तो देखिए ऐसा अपद्रवी अर्धचालक, ऐसा अपद्रवी अर्धचालक
जिसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिली हुई होती है, मिली हुई हो n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। n प्रकार के अर्धचालक, n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, जो n टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें हम ऐसे पदार्थों को इसमें अपमिश्रित करेंगे जिनकी संयोजकता 5 होती है। तो देखिए, यहां पर हम फास्फोरस ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी यहां पर अशुद्धियों के रूप में होती है जिनकी संयोजकता 5 होती है। तो यहां पर आप देखेंगे, इन्हें हम अपमिश्रक भी कह देते हैं। अपमिश्रक का मतलब होता है अशुद्धियां। तो यहां पर अशुद्धियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, फास्फोरस हम ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं, जिनकी संयोजकता 5 होती है। इनकी संयोजकता कितनी होती है? 5 होगी, अर्थात इनकी बाह्यतम कक्षा के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि जो अर्धचालक है, नेज अर्धचालक है, उसमें जो परमाणु होते हैं उनकी संयोजकता 4 होती है, जबकि इन अशुद्धियों की संयोजकता 5 होती है। अब हम आपको थ्योरी उतनी पुट नहीं करवाएंगे, n प्रकार के अर्धचालकों के बारे में अधिक समझाने वाले हैं। क्लियर? एक बार मैं इन सबको हटा देता हूं। n प्रकार के अर्धचालकों के बारे में अब हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, जो अर्धचालक हैं उनकी ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। नेज अर्धचालकों को हमने देख लिया है, पढ़ लिया है। देखिए, नेज अर्धचालकों के अंदर यदि हम पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें तो हमें n टाइप के सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं कैसे। कि ये हमारे पास में यहां पर ये एक परमाणु है, एक अन्य परमाणु है। ये हमारे पास में n टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो परमाणु हैं उनको हमने यहां पर दिखाया है इस तरीके से। और देखिए, इनमें एक जो अन्य जो परमाणु है वो नेज अर्धचालक के ही है। एक परमाणु में अशुद्धि परमाणु का दिखा देता हूं जिसकी संयोजकता 5 होती है। मैं यहां पर इसको दिखा दिया मैंने P से दिखा दिया। फास्फोरस जिसकी संयोजकता 5 है, अशुद्धि परमाणु है। इन बाकी जो परमाणु हैं वो यहां पर जर्मेनियम ले लेते हैं हम, और इन जर्मेनियम परमाणुओं की जो संयोजकता है वो 4 होती है। जर्मेनियम परमाणुओं की जो संयोजकता है वो 4 होती है। तो जिन परमाणुओं की संयोजकता 4 होती है उनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो अपने पास के 4 परमाणुओं के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो देखिए, इस जर्मेनियम के परमाणु के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कैसे ये बंध का निर्माण करते हैं। ये इस प्रकार से एक बंध बना लेते हैं, ये भी एक बंध बना लेंगे। प्रत्येक परमाणु 4-4 बंध का निर्माण करता है। हम इस तरीके से इनको दिखा देते हैं। देखिए, हमने यहां पर एक n प्रकार का अर्धचालक दिखाया है, सहसंयोजक बंध भी दिखाए हैं। अब मैं इन सहसंयोजक बंधों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं
कि यहां पर जो जर्मेनियम का परमाणु है इसकी बाह्यतम कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस तरीके से 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर लेता है। ऐसे इनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ऐसे हम दिखा सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे प्रत्येक परमाणु के चारों ओर 4-4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और वो अपने पास के अन्य परमाणु के साथ में सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए कि जर्मेनियम के सभी परमाणुओं के पास में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अन्य पास वाले जो परमाणु हैं उनके साथ में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो प्रत्येक परमाणु 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। लेकिन अशुद्धि परमाणु, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास में है अशुद्धि परमाणु। अशुद्धि परमाणु और अशुद्धि परमाणु की जो संयोजकता है वो 5 होती है, अर्थात उसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने दिखा दिया 5वां इलेक्ट्रॉन। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो इस परमाणु के साथ में दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है। ये बहुत कम टेम्परेचर पर ये अशुद्धि का जो 5वां परमाणु है वो यहां पर इस तरीके से मौजूद होता है। क्लियर? ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर या ब्रह्म शून्य ताप की स्थिति हमने यहां पर दिखाई है। क्लियर? इसे हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे ये हमारे पास में है ऊर्जा स्तर। ये यहां पर संयोजी ऊर्जा स्तर है, इसे हम संयोजी बैंड कह रहे हैं। ये हमारे पास में यहां पर चालन ऊर्जा स्तर है, चालन बैंड है। तो ये है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, और ये हमारे पास में यहां पर है चालन बैंड। और दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ये जो गैप होता है इसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित बैंड भी इसको कहा जाता है। क्लियर? एन प्रकार के अर्धचालकों के अंदर ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से मौजूद होंगे। देखिए कैसे, जो जर्मेनियम परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं, संयोजी बैंड में मौजूद होते हैं। लेकिन जो अशुद्धि परमाणु होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजक बंध बना लेंगे। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता होती है 5, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास वाले 4 परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेता है। 5वां इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गया, 5वां इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु के साथ में सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम टेम्परेचर पर इस परमाणु के साथ में ही चिपका रहता है, दुर्बल बल के द्वारा बंधा रहता है। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये किसी बंध में भाग नहीं ले रहा, बंध में इसकी कोई ये इसका कोई योगदान नहीं है, बट ये इसके साथ में फिर भी दुर्बल बल के द्वारा बंधा रहता है। क्लियर? अब देखिए, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड के ठीक नीचे एक नया ऊर्जा स्तर का निर्माण हो जाता है, उसे हम दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। दाता ऊर्जा स्तर इसको कहा जाता है। और ये जो दाता ऊर्जा स्तर है वो चालन बैंड के ठीक नीचे अवस्थित होता है, और इसी में ही ये जो अशुद्धि परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। देखिए यहां से आप देखेंगे, मैं लगभग एक व्यापक रूप आपको बताऊं तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो अंतराल होता है, ये जो गैप हमने आपको दिखाया है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जबकि वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जबकि दाता ऊर्जा स्तर से चालन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इसे आप समझेंगे कि ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन हमने अशुद्धि का दिखाया है, इसके साथ में दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है, वो एक नए ऊर्जा स्तर में रहता है।
ये जो नया ऊर्जा स्तर होता है वो चालन बैंड के ठीक नीचे मौजूद होगा, चालन बैंड के ठीक नीचे, जिसको हम दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। इस नए ऊर्जा स्तर का नाम क्या हो गया? दाता ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो फिलहाल ये न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये चालन बैंड में भी नहीं है, न ही ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये सहसंयोजक बंध भी इन्होंने नहीं बना रखा है। क्लियर? ये तो है ब्रह्म शून्य ताप की स्थिति पर। ब्रह्म शून्य ताप की स्थिति पर चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है और संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं। अशुद्धि परमाणु का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो दाता ऊर्जा स्तर में मौजूद होता है। यहां तक समझ में आ गया? जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, जैसे ही ताप में वृद्धि करते हैं, जैसे ही हम इस अर्धचालक को ऊर्जा देते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले तो अशुद्धि परमाणु का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, दाता ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है, वो यहां से सीधे चालन बैंड में संक्रमण करेंगे। सीधे यहां से कहां चले जाएंगे? चालन बैंड में। ये यहां से सीधा यहां पर आ जाएंगे क्योंकि इनको तो बहुत कम ऊर्जा चाहिए। इतनी ऊर्जा देते ही ये जो दाता ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे चालन बैंड के अंदर, क्योंकि बहुत कम गैप होता है इनके बीच में, जब आप ऊर्जा देते हैं तो सबसे पहले अशुद्धि परमाणु का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो यहां से अलग होता है, वो यहां से गति करना स्टार्ट होता है और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जब गति करता है तो सीधा चालन बैंड में पहुंच जाएगा। यह अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन होता है और ऊर्जा पाने के पश्चात ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति काम करेगा। जब तक ये यहां पर है तब तक ये दाता ऊर्जा स्तर में है। थोड़ी सी ऊर्जा पाने के पश्चात ये पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति बिहेव करता है। अब देखो साथ में और क्या होता है, जब ऊर्जा ही मिलती है तो यहां से कुछ सहसंयोजक बंध भी टूटेंगे। तो सहसंयोजक बंध यहां से जब टूटेगा तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन है यहां पर संक्रमण कर जाएगा। कहां संक्रमण कर गया? चालन बैंड में संक्रमण कर गया। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन, एक सहसंयोजक बंध टूटा तो एक होल बना, एक इलेक्ट्रॉन बना, लेकिन इससे पहले भी कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में मौजूद होते हैं। यहां से मैंने एक और इस सहसंयोजक बंध को तोड़ दिया है, यहां वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पहुंच गया है। अब देखो दाता ऊर्जा स्तर के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। साथ में कुछ सहसंयोजक बंध भी टूटेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होंगे। क्लियर? तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन तो अलग होता ही होता है, वो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करता ही करता है। साथ में यहां से कुछ सहसंयोजक बंध भी टूटेंगे और सहसंयोजक बंध टूटने से यहां पर होल उत्पन्न होगा और साथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होगा। क्या क्रिएट हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया है। क्लियर? एक बार इस चीज को फिर से समझ लीजिए कि जैसे ही हम तापमान ब्रह्म शून्य ताप से बढ़ाते हैं तो अशुद्धि परमाणु का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो दाता ऊर्जा स्तर से चालन बैंड में संक्रमण कर जाता है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति बिहेव करने लगता है। इसके साथ में कुछ सहसंयोजक बंध भी टूटते हैं। सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएगा, तो चालन बैंड में जाएगा तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी जिसे हम होल कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध टूटता है तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ में क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप देखेंगे कि आवेशवाहकों की मैं यहां पर चर्चा करूं कि इस n प्रकार के अर्धचालक के अंदर जो आवेशवाहक होते हैं वो होल भी होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, दोनों होते हैं। नेज अर्धचालक के अंदर भी होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही आवेशवाहक होते हैं, उनका घनत्व भी सेम होता है, संख्या भी सेम होती है। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर जो होल है वो बहुत कम होते हैं, इनको हम अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहेंगे। ये अल्प संख्या में होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बहुसंख्या में होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऋणात्मक आवेश होता है इन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है?
नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के कारण से ही इन अर्धचालकों को हम एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इन अर्धचालकों को क्या कहा जाता है? एन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। मेरी बात सुन लीजिए, यहां पर देखिए ये एक उदासीन पार्टिकल मतलब उदासीन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो परमाणु, हम परमाणुओं को लेकर चल रहे हैं, परमाणु उदासीन होता है बट आवेशवाहक होते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? कई बार हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा पूछा जाए कि एन प्रकार के चालकों पर कौन सा आवेश होता है, तो दिमाग में आता है कि ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बट ऐसा नहीं है। एन प्रकार के अर्धचालक भी उदासीन होते हैं, उनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, हालांकि उदासीन ही होंगे। क्लियर? अब देखिए एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, वो होलों की संख्या से काफी ज्यादा होती है। हालांकि जो नेज घनत्व है वो इन दोनों के गुणन के, नेज घनत्व का वर्ग है वो इन दोनों के गुणन के बराबर होगा। एन ई इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, एन एच होलों का घनत्व, एन आई है इनका नेज घनत्व, कुल घनत्व एन आई के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर? और यहां पर आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें से बहने वाली जो कुल धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण से तथा होलों के कारण से बहने वाली धारा की योग के बराबर होती है। बट यहां पर इलेक्ट्रॉनों के कारण से जो बहने वाली धारा होती है वो काफी ज्यादा होती है, होलों के कारण से बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि होलों की संख्या होती ही यहां पर कम है। तो विद्यार्थियों यहां तक आपको एन प्रकार का जो अर्धचालक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं कि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। होल जब इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र हम लगाते हैं तो होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। हालांकि धारा दोनों की वजह से एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, क्योंकि ऋणावेशों के कारण से प्रवाहित होने वाली धारा उनकी गति की विपरीत दिशा में होती है। क्लियर? तो ये था विद्यार्थियों एन प्रकार का अर्धचालक। यदि आपको इस टॉपिक या इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स यदि प्राप्त करने हैं तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप करें। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, और इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो अपद्रवी अर्धचालक का सेकंड पार्ट, पी प्रकार के अर्धचालक का होगा। तो ये वीडियो आपको यदि समझ में आ गया तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।